तुषा जी जब खड़ी थी तो ऐसा लग रहा था कि आंगन में तुलसी खड़ी है। अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं वो जब आएगा तो ऐसे लगेगा जैसे आंगन में अंडुआ आ गया है। अद्भुत कवि साहब, दिल्ली शहर का कवि है, बहुत होशियार, कई सारी भाषाएं जानता है। अगले का नाम मोहल्ले में तो घर वाले मोहल्ले में पप्पू तूफानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ इतना तूफानी काम करते। एक दिन मेरे घर आया, दरवाज़ा खटखटाया, मैंने दरवाज़ा खोला तो पप्पू तुरंत बोला अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी राम राम। बोले अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, 2 मिसरे हुए हैं, मुमकिन हो तो इरशाद फरमाए। मैंने कहा यार ये तो कुछ ढंग का बोल रहा है। बोले अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, मुमकिन हो तो इरशाद फरमाए। हमने कहा जी सुनाओ। उसने सुनाना शुरू किया। अगरचे जिंदगी का असल मकसद प्यार होता है, दिले नादान फिर क्यों दर्द से शर्मसार होता है। अपनी समझ में एक लाइन नहीं आई, लेकिन मैंने कहा यार पप्पू तू तो उर्दू सीख गया, ऐसा कर यही 2 लाइन मुझे रटा दे। मैं वहाँ वृंदावन के कवि सम्मेलन में जाऊँगा, अलवेला जी बैठे होंगे, उनको कविता सुनाऊंगा, उन पर इंप्रेशन जमाऊंगा कि मुझे भी कई सारी भाषाएं आती हैं। साहब इसने मुझे सिखा दी। मैंने 3 दिन तक रट्टा मारा। अभी ये होटल में रुके थे, मैं पहुंचा, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अलवेला जी ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। अलवेला जी बोले कि वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, 2 मिसरे हुए हैं, मुमकिन हो तो इरशाद फरमाए। अलवेला जी बोले जी इरशाद। मैंने सुनाना शुरू किया। अगरचे जिंदगी का असल मकसद प्यार होता है, दिले नादान फिर क्यों दर्द से शर्मसार होता है। इतना सुनते ही अलवेला जी ने ऐसे चश्मा उतारा, बोले इधर आ, पप्पू तूफानी कब मिला था। मैंने कहा क्यों। बोले बेवकूफ यही 2 लाइन तो उसे 15 दिन पहले रटाई थी। तो साहब अपना चक्कर ये है, देखो इस तरह काम चलने वाला नहीं है। समझ में आ जाए तो तालियां वालियां बजा दो। मैं जानता हूं कि ब्रज का आदमी बहुत होशियार होता है, बहुत इतना होशियार होता है कि चलते फिरते सारा काम निकाल लेता है। सुबह में आया गाड़ी में तो इतनी सारी चेकिंग, पुलिस वाले किसी को निकलने न दें, 4 किलोमीटर रोक लिया। हमने कहा भैया वहाँ कवि सम्मेलन में जाना है। बोले नहीं साहब सारे पास कैंसिल हैं, जाने नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा कुछ ले दे के मामला निपटा लो। तो वो मुस्कुरा के बोला, बोले कि ला 500। तो साहब 500 का नोट दिया। मैंने कहा लेकिन पुलिस वाले भैया एक बात बताओ, अभी मैं आगे जाऊंगा नाके पर तो दूसरा मिल जाएगा, वो भी झटक लेगा। बोले कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू उससे बोल देना पेप्सी। मैंने साहब रट लिया। अगले चौराहे पर आया, पुलिस वाले खड़े थे, उसने रोका। मैंने कहा पेप्सी, उसने कहा निकल ले। अगले चौराहे पर फिर गया, कोड वर्ड। अगले चौराहे पर फिर गया, दरोगा जी ने डंडा खटखटाया। मैंने कहा पेप्सी, बोला निकल ले। साहब दोपहर तक ये कोड चला, अभी शाम को फिर निकले। तो मुझे तो कॉन्फिडेंस था कि जैसे ही जाऊंगा सीधा मंच तक गाड़ी पहुंचेगी। नाके पर आया, उसने डंडा खटखटाया। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कवि सम्मेलन करने। उसने कहा नहीं गाड़ी तो नहीं जाएगी। मैंने कहा पेप्सी। उसने एक कान के नीचे मारा। बोले बेटा अब पेप्सी नहीं है, अब तो हलवा हो गया है। तो साहब अद्भुत काम है। लेकिन मैं ऐसे लाफ्टर के कवि को आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं जो अपनी हास्य कविताओं से बहुत देर तक आपको हंसाने वाला है। भाई विनोद पाल दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आमंत्रित करें। सबसे पहले मुफतलाल अग्रवाल जी का धन्यवाद करूंगा मुझे इस कार्यक्रम में मौका देने के लिए, और दूसरा सबरस मुरसानी जी का कि उन्होंने मुझे इस टीम में रखा। इस तरह का कार्यक्रम जब होता है तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृतियाँ गर्व करती हैं कि कुछ ऐसे पुरोधा ने जन्म लिया है जो हमारी आने वाली संस्कृति को जिंदा रख रही है। मैं चाहता हूँ एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजे साहब। मैं बता रहा था मुफतलाल अग्रवाल जी के बारे में। राजस्थान में कई गांव पड़ते हैं, लेकिन एक गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो न जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी पड़ता है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। अच्छा, तो मुझे यकीन नहीं हुआ मनोज भैया, क्या बात है। मैं अमित भाई के साथ उस गांव में गया, मैंने कुएं में झुक के आवाज लगाई विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। अमित शर्मा ने अपना नाम लिया अमित शर्मा, तो कुएं में से आवाज आई अमित शर्मा। मैंने बोला यार अच्छे अच्छे कवियों को मौका देने वाले मुफतलाल अग्रवाल जी का नाम लेके देखते हैं कुआं क्या जवाब देता है। तो मैंने नाम लिया मुफतलाल अग्रवाल जी, तो भाई साहब कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन होगी यार, ये तो बहुत अच्छे काम करते हैं। मैंने दोबारा नाम लिया
वही जो कवि सम्मेलन करवाते सबरस नाइट, वो मफतलाल अग्रवाल जी। तो फिर कोई आवाज नहीं आई। बगल में कुटिया थी, कुटिया के बाहर एक बाबा बैठे थे। मैं, बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। मैंने अपना नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। अमित शर्मा ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई अमित शर्मा। जब मैंने मफतलाल जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? बाबा बोले बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, अमित शर्मा का जवाब हो सकता है, मफतलाल अग्रवाल जी का कोई जवाब नहीं है। वो लाजवाब व्यक्ति। भाई क्या बात है। भाई साहब आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया। तो मेरा लिफाफा तो इन सबसे अलग बनवा देना। बढ़ गया। बस बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं आप। मैं देख रहा हूं आप लोगों ने इस संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है साहब। मैं जुड़ने की कोशिश करता रहूंगा आप लोगों से। हालांकि हो सकता है आप में से कुछ लोग हो जो पहली बार सुन रहे हो। आपको बस कुछ भी नहीं करना, जहां पे मैं ये हाथ उठा दूं आपको बस तालियां बजानी है। मैं जम जाऊंगा, मेरी पेमेंट मिल जाएगी। बाकी इन कवियों पे देख लेना, जिस पे अच्छा लगे बजा देना। मैं जुड़ना चाहता हूं साहब आपसे। तो भाई साहब आपके लिए, मफतलाल जी आपके लिए। अच्छा मैं बतला दूं, सबरस भाई का मेरे पास फोन आया। अच्छा यहां मफतलाल अग्रवाल जी हैं? अमित भाई बात सुनना, यहां पे तो मफतलाल अग्रवाल जी हैं। सबरस भाई का फोन आया मेरे पास। सबरस भाई ने बोला हाँ विनोद मुफ्त का कार्यक्रम करेगा? भाई बहुत बढ़िया। मैंने बोला भैया होली के सीजन में भी मुफ्त का कार्यक्रम करवाओगे क्या? कह रहे नहीं तू समझा नहीं। मैं कहा क्या? कह रहे मुफ्त का कार्यक्रम है, बड़ा मंच मिलेगा। मैं कहा भैया बिना पैसे के मैं नहीं आऊंगा। कह रहे मुफ्तलाल अग्रवाल जी के बारे में कह रहा हूं। बहुत अच्छे इंसान मैं बतलाऊं, मैं जुड़ना चाहता हूं आपसे। तो भाई साहब आपके लिए स्वागत है। ये जो भाई साहब बैठे भाई साहब आपके लिए, ये जो भाई साहब पीछे बैठे भाई साहब आपके लिए, ये जो भाई साहब बैठे हुए भाई साहब आपके लिए, ये जो दो बहनें आपस में बात कर रही हैं कि ये कब कवि सम्मेलन खत्म होगा और हम घर जाके रोटियां खाएंगी, बहन जी आपके लिए। वो जो पीछे बाबूजी सर पे सफेद साफा पहन के बैठे बाबूजी आपके लिए। और वो जो मेरी बहन वहां बैठी हुई है और बगल में कह रही है बस जल्दी से इनका खत्म हो तो निकले यहां से, बहन जी आपके लिए। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं। और चौथी पंक्ति पे उठा देना भाई साहब कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं। और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। बहुत बढ़िया। वाह वाह क्या बात है। वाह। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह छू के आए हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं बतला दूं भाई साहब, देखो वो हरिद्वार की तरफ दो बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। तो बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोली ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। भाई एक बार तालियां। वाह विनोद भाई वाह। भाई क्या बात है। तो दिक्कत यही है, मैं बतला रहा हूं। अब इस भाई को देख लो, मेहनत मैं कर रहा हूं और फोटो औरों की खींच रहा। यही हो रहा है, मैं सच बतला रहा हूं। कैमरामैन की जिंदगी क्या है मैं बतला दूं आपको। जो लोग बचपन में दूसरों के घरों में ताक झांक करते हैं, बड़े होके वही कैमरामैन बनते हैं। और अब कह के दो फोटो खींच भी दी तो पोस्ट तो तूने बनवाया नहीं, ले खींच। हाँ मैं जुड़ना चाहता हूं भाई साहब। मेरा एक दोस्त मुफतलाल जी आपको बतला रहा हूं मैं, मेरा एक दोस्त, उसे बहुत ज्यादा झूठ बोलने की बीमारी। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। कह रहा विनोद भाई मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं कहा ठीक है, आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तो अपने झूठ को छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है। मैं उसे लेके अपनी ससुराल में गया। ससुराल में जाती बोला सासू माँ अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैंने अपना फर्ज निभाया। करा पास जाके देखा तो 80 फुट का था। मैंने फिर अपना फर्ज निभाया। करा घर गया, फीता लेके आया, फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला करा भाई देख अब यो फीते से नप लिया, अब कम नहीं हो सकता, अब तो तुझे मानना ही पड़ेगा।
मैं बता रहा हूँ, देखिए ये बहन जी देखियो, हर चीज सुना ली, ताली बजाने का नाम नहीं। मैं एक मंच पे गया, भाई साहब मैंने कविता सुनाई, मैंने मुक्तक सुनाया, मैंने छंद सुनाया, मैंने गीत तक सुना दिया, पर महिला ताली बजा के ना दे। मैं आखिर में गया, मैंने कहा बहन जी कोई गलती हो गई तो बताइए। मैंने हर विधा में कह लिया, पर अब ताली क्यों नहीं बजा रही है? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिले। तो ऐसे भी हालात हैं हमारे देश में, हम इन्हीं से ही जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और देखिएगा हम कहां जाके विधिवत में पड़ जाते हैं। मैं 4 पंक्तियां आपसे जोड़ना चाहता हूं साहब, पहले 4 पंक्ति से जुड़िएगा। आज के दौर में भी अगर ये 4 पंक्तियां मैं इस मंच से रख रहा हूं तो आप लोगों का विश्वास चौथी पंक्ति में खुद दिखाई देगा। अमित भैया सुनना, चौथी पंक्ति सुनिएगा भैया, मनोज भैया सुनिएगा। और अब मुझे उठाने का सारा भार ये 4 पंक्तियां करेंगी साहब, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि मेरे लिए सुनार से ज्यादा वो लोहार बहुत अच्छा है। भैया पंक्ति सुनना, कि मेरे लिए सुनार से ज्यादा वो लोहार बहुत अच्छा है, वो जो ठुक ठुक नहीं करता उसका एक ही वार बहुत अच्छा है, और वो जो मेरे देश के सैनिकों का सर झुकने ही नहीं देता। भाई कुछ भी कहो मेरा चौकीदार बहुत अच्छा है, भाई कुछ भी कहो मेरा चौकीदार बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने कोविड का भी विरोध किया, कि उनका विरोध किस चीज को लेकर, क्या भ्रम फैला हुआ है। अगर आप तक बात पहुंचे तो आगे तक बात पहुंचाइएगा, क्या भ्रम है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वैक्सीन का, उनकी पंक्ति सुनिएगा कि ना हम चैन से जी पाएंगे ना हम चैन से सो पाएंगे। विरोधी कह रहे साहब, ना हम चैन से जी पाएंगे ना हम चैन से सो पाएंगे, भगवा ही भगवा दिखेगा, ना हंस पाएंगे ना रो पाएंगे। और बस एक यही कारण है वैक्सीन ना लगवाने का। अहमद कह रहा था कि फिर बच्चे नहीं हो पाएंगे। मैं बतला रहा हूं आपको, और मैं 4 पंक्तियां और देता हूं कि मुझको तो मसला ही अलग नजर आ रहा है। सच कहूं मन थोड़ा घबरा रहा है। और कल एक वैक्सीन लगी थी मेरे पड़ोसी को, सुबह से ही मोदी जिंदाबाद चिल्ला रहा है।